नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट वेव ऑफ को लेकर। ये क्या हमें यहाँ पर न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया है कि हम इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देंगे। तो ये क्या सारा मामला है उसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारे बैंकिंग स्टॉक्स पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, बैंक्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और एट लास्ट एज ए इंडिविजुअल हम पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन से वो बैंक्स हैं जिसे हम खरीद सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। न्यूज़ को पढ़ना शुरू करें उससे पहले यहाँ पर बैंक्स का बिजनेस एक बार समझ लेते हैं। बैंक्स का कामकाज है लोन देना। हम बैंक से लोन लेते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। अगर हम डीले करते हैं इंटरेस्ट चुकाने में तो हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो ये सारा मामला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पर है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर अगर हम डीले करते हैं, जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के बारे में। तो यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसे यहां पर वेव ऑफ करने के बारे में बात की जा रही है। और सेंटर ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वेव ऑफ करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को। लेकिन ये एक सीमित रखा गया है। 2 करोड़ से अगर कम की लोन है तो ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपने इससे ज्यादा की लोन लेकर रखी है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है ड्यूरिंग 6 मंथ रीपेमेंट मॉनिटोरियम। और ये उन्हें भी बेनिफिट करेगा जिन्होंने ये ऑलरेडी पे कर लिया है, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने मॉरेटोरियम का फायदा उठाया हो ना उठाया हो और बाद में चुका दिया हो, उसके बावजूद यहां पर उनको फायदा मिलने वाला है। तो उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी लॉस यहां पर नहीं होने वाला है। सपोज आपने यहां पर मॉरेटोरियम का फायदा उठाया था या नहीं उठाया था, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चुका दिया है मार्च और अगस्त के समय में, और यहां पर आपको अभी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर आपको पैसे इंटरेस्ट वेव ऑफ करने वाली थी, तो आपके लिए ये एक थोड़ी सी दुखद समाचार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि जिन्होंने ऑलरेडी चुका भी दिया है उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि ओवरऑल यहां पर एज अ कंज्यूमर, एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए अच्छी बात है। अगर बात करें यहाँ पर कौन से बोरोवर्स के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है, तो जैसे कि मैंने कहा 2 करोड़ के लोन्स के लिए बोरोवर कैटेगरी के लिए रहने वाला है। एमएसएमई लोन्स जो होंगे, जो पर्सनल लोन्स हैं उनके लिए रहने वाला है, जो कि 2 करोड़ से कम हमें दिखाई देते हैं। एजुकेशनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स टू प्रोफेशनल्स एंड कंजम्पशन लोन्स द मिनिस्ट्री सेड। तो ये एक ओवरऑल अच्छी बात है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया है वो छोटे लोगों के लिए है। एट लास्ट यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल छोटे लोग रहते हैं। यहाँ पर रिटेल लोग कह सकते हैं या फिर मिडिल क्लास लोग कह सकते हैं, जो छोटा कामकाज करते हैं, मीडियम साइज का बिजनेस चलाते हैं, माइक्रो साइज का चलाते हैं, स्मॉल साइज का चलाते हैं, या पर्सनल लोन जिन्होंने लिया है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है फिलहाल के समय में पैसों की, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स हमें जाती हुई नजर आ रही है, लोगों के पास पैसों की कमी है। तो ऐसे समय में यही वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी इस रूल की, और इन्हीं लोगों के लिए ये रूल आता हुआ नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रूल हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। बैंकर्स का इसके मुताबिक क्या कहना है, ये जो रूल आया है उस पर क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। बैंकर्स का कहना है कि जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव करने में, वो बेनिफिट अगर ये 2 करोड़ से कम के लोन्स पर ही एप्लीकेबल रहता है, इसी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल रहता है, तो ये खर्चा होगा तकरीबन 5,000 से 6,000 करोड़ का। लेकिन अगर ये स्कीम एक्सटेंड कर दी जाती है सारे बोरोवर्स के लिए, यानी कि उन लोन्स के लिए जो कि 2 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, कॉर्पोरेट लोन्स, बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो बड़े बड़े लोन्स ले रहते हैं, उनके लिए भी अगर ये एप्लीकेबल किया जाता है तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 10,000 से 15,000 करोड़, जो कि एट लास्ट गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और ओवरऑल यहां पर इकोनॉमिक साइकिल के लिए भी अच्छा नहीं है, बैंक्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो करंटली जो डिसीजन लिया गया है जो अच्छा दिखाई देता है, और बैंकर्स का मानना है, बैंकर्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉम्पेंसेट करेगी इंटरेस्ट वेवर को एज इट इज अ सोशल वेलफेयर मेजर, और गवर्नमेंट इसे पूरा सहयोग भी देने वाली है। ऐसी सिचुएशन फिलहाल तो हमें यहां पर नजर आती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ हमें यहाँ पर हियरिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो इसके खिलाफ चल रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्लियर द सेंटर एंड आरबीआई हैड आर्ग्यूड अगेंस्ट वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ग्राउंड्स। क्या ऐसा रीजंस था जिसके मुताबिक ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली जो डिपॉजिटर्स है और साथ ही साथ जिन्होंने ये ऑलरेडी पे कर लिया है ड्यूज, उनके लिए ये अनफेयर होगा, उनके लिए गलत होगा। तो सेंटर और आरबीआई दोनों ही इसके
इसके खिलाफ हमें दिखाई देती थी, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई और उनके रिकमेंडेशन के बाद सेंटर ने ये मान लिया कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है उसे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशली हमारे लिए ये एट लास्ट बुरी ही बात रहेगी अगर ये एक्सटेंड कर दिया जाता है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के लोन के लिए अगर ये एक्सटेंड किया जाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, स्पेशली डिपॉजिटर्स के लिए तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एट लास्ट अगर बैंक्स पर प्रेशर बन रहा है तो आपको क्या लगता है बैंक्स जो हमें सेविंग अकाउंट पर फिक्स डिपॉजिट पर जो हमें इंटरेस्ट देती है उतना ही इंटरेस्ट देगी या कम कर देंगी? तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आएगा। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता था हमारे सेविंग अकाउंट्स पर, हमारे फिक्स डिपॉजिट पर, वो ऑफकोर्स कम हो जाएगा और उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलने ही वाला है। तो ये स्पेशली डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी बात नहीं है और उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी ये ड्यूज पे कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया अगर आपने पे कर दिए हैं तो भी आपके लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है। तो यहाँ पर बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, आर.एस. रेड्डी, एम.आर. शाह हैड बीन इम्प्रेसिंग अपॉन द गवर्नमेंट टू कंसीडर एंड रिकंसीडर इट्स डिसीजन टू नॉट वेव इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर पहले भी कंसीडर कीजिए, बार बार रिकंसीडर कीजिए क्योंकि बड़ा मामला है, यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पूरे इकोनॉमिक साइकिल पर, हमारे पूरे फाइनेंशियल साइकिल पर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, जज का पैनल था, उन्होंने भी यही कहा कि बार बार सोचकर इसमें निर्णय लीजिए, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एट लास्ट हमें निर्णय आता हुआ नजर आता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इसका भी हमें अक्टूबर 5 यानी कि मंडे को वापस सुनवाई होने वाली है। आगे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि क्या डिसीजन लिया जाता है, लेकिन सेंटर यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल तो तैयार दिखाई दे रही है कि 2 करोड़ से कम के लोन्स अगर आपके हैं तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैंसिल होता हुआ नजर आने वाला है। और यहाँ पर इफ द गवर्नमेंट वेयर टू कंसिडर वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन एडवांसेस टू ऑल कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स corresponding to the 6th month period for which the moratorium, that is deferment of payment of installments, was made available, and under the relevant RBI circulars the estimated amount waived during would be more than 6 lakh crore, the ministry said। जो ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी एक RBI का सर्कुलर आया था, अगर प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे भी कैंसिल कर दिया जाए और सारे बोरोवर्स के लिए कैंसिल कर दिया जाए तो 6 लाख करोड़ का घाटा हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमें घातक साबित हो सकता है, जो कि फाइनेंशियल साइकिल के लिए, इकोनॉमिक साइकिल के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए तो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये डिसीजन नहीं लिया गया है, ये जानकर काफी ज्यादा राहत वाली सिचुएशन देखने को मिलती है और ओवरऑल काफी अच्छी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। और एट लास्ट एज अ इंडिविजुअल जो पब्लिक का इन्होंने सोचा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पब्लिक का सोचा है, जो आम जनता का सोचा है, वो काफी अच्छा है और यहां पर सराहनीय है, क्योंकि फिलहाल यही वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ये जो रूल लाया गया है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ का, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें यहाँ पर इन्हीं लोगों को दिखाई देती है। तो एट लास्ट एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए अच्छी बात है। अब बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए क्या अच्छी बात है या नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो बेटर प्लेस दिखाई देती हैं इन कंपेरिजन टू PSU बैंक टू वेदर दिस स्टॉर्म। तो ये जो हमें यहाँ पर स्टॉर्म आता हुआ नजर आता है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी बस इतना ही हो गया, आगे क्या होता है ये भी पता नहीं है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। जो अभी AGR का मामला था उस पर ऐसा ठप्पा लग गया है कि बस 10 साल दे दिए तो वो तो खत्म हो गया, उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन ये मामला अभी भी चल रहा है। और पर्टिकुलरली इन्होंने कहा है कि जो लीडिंग नेम्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक हैव रेज्ड एडिक्वेट कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। जो मैं आपको बताता आया हूं कि अलग अलग माध्यम से यहाँ पर इन चारों बैंकों ने क्या, और भी कई बैंकों ने पैसे मार्केट से रेस कर लिए हैं। जब मार्केट में इतनी लिक्विडिटी थी तो इन्होंने कई हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर रेस कर लिए हैं, जो कि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स के लिए और एज अ इन्वेस्टर भी हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर आप जानते होंगे तो मैं आपको यही स्टॉक्स रेकमेंड करता हूं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, यही 4 स्टॉक्स होते हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं प्रायोरिटी में। सबसे पहले HDFC बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद ICICI बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक। यही वो 4 बैंक है जो कि मैं आपको बार बार रेकमेंड करता हूं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा मुनाफा बनाकर ना दे पाए, लेकिन ये सिचुएशन को समझिए, ये फाइनेंशियल साइकिल जो खराब होती हुई नजर आ रही है ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफेक्ट पड़ सकता है। फिलहाल तो US के इलेक्शंस है, इसी के कारण हमें मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रही है और लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पर डाल दी है US के गवर्नमेंट ने, US फेडरल रिजर्व ने, उसके कारण मार्केट ऊपर दिखाई देती है। लेकिन हमें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचना चाहिए हमारे स्टॉक्स का क्या हो सकता है, यह सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो 4 स्टॉक्स हैं, उन्होंने जो 4 बैंक्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल कैपिटलाइज हमें दिखाई देती है और इनका कहना है कि जो दिस स्ट्रॉन्ग वेल कैपिटलाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल ग्रो इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द PSB यानी कि PSU बैंक्स, यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैंक दिखाई देती है उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर PSU बैंक्स
खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना पर्सनली नहीं है। आपका डिसीजन अलग हो सकता है। मेरा मानना यही रहेगा कि यहाँ पर जो पीएसयू बैंक से कोई खत्म नहीं हो सकती, उनके शेयर्स भले ही हमें एकदम पानी में जाते हुए नजर आ जाए, लेकिन जो डिपॉजिटर है एज ए इंडिविजुअल यहाँ पर हम जो एसबीआई में पैसे डालते हैं, भरोसेमंद से डालते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट एट लास्ट बैठी है। हम यहाँ पर गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि हमारे पैसे किधर गए, कुछ हो गया यहाँ पर, कुछ लफड़ा हो गया, कुछ घपला हो गया, तो भी हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पूछ लेंगे कि हमारे पैसे किधर गए, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो ऐसे में पीएसयू बैंक्स पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू छोटी प्राइवेट बैंक्स। हालांकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन पर लोगों का काफी ज्यादा भरोसा है। और अगर बात करें एज अ इन्वेस्टर तो इनमें ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और एज अ डिपॉजिटर बात करें तो काफी लोग यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को ही प्रेफर करते हैं, जो कि मैंने देखा है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कि काफी बड़े बड़े बिजनेस भी करते हैं, उनका भी भरोसा यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में ज्यादा दिखाई देता है। उनका भरोसा पीएसयू बैंक्स में इसीलिए रहता है क्योंकि एट लास्ट गवर्नमेंट को सवाल पूछ पाएंगे अगर कुछ यहाँ पर उल्टा सीधा हो भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सोचते हैं कि पीएसयू बैंक्स यहाँ पर एकदम बंद हो जाएंगे, काम धंधा बंद हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स एकदम दौड़ने लगेंगे, तो ऐसी सिचुएशन तो मुझे दिखाई नहीं देती है। अगर इफेक्ट पड़ेगा तो पूरी बैंकिंग सेक्टर को उठाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक्स पर ही उठाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। हालांकि पीएसयू बैंक्स पर अफेक्ट ज़्यादा होगा ये तो मैं मानता हूँ, प्राइवेट बैंक्स को कम सहन करना पड़ेगा, ये तो आप सभी को पता है। क्योंकि एसबीआई, ये जो दूसरे सारे बैंक्स होते हैं यहाँ पर प्राइवेट हमारे पब्लिक सेक्टर्स के बैंक दिखाई देते हैं, उन्होंने जिनको लोन देकर रखे हैं, कितने सारे बैड लोन्स उन्हें राइट ऑफ करने पड़ते हैं, ये हम सभी को पता है। बहुत बड़े बड़े अमाउंट में राइट ऑफ करने पड़ते हैं, और कितने सारे ऐसे कंपनीज रह चुकी है जिन्होंने एसबीआई को यहाँ पर लूट ही लिया है, ऐसा ही समझ लीजिए। यहाँ पर बैंक से लोन तो ले लिया लेकिन बाद में चुका नहीं पाते, उसे बाद में यहाँ पर बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन जनरली हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कम देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में ही करना है, जो कि है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप दो बैंक चूज करते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप यहां पर ज्यादा बैंक्स भी चूज कर सकते हैं, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर सिचुएशन को समराइज करें तो एज अ इंडिविजुअल बात करें तो अच्छी बात है हमारे लिए कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहां पर वेव ऑफ होने वाला है। और अगर बात करें यहां पर एज अ इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर अगर आप पीएसयू बैंक में तो आपको बड़ा झटका लगेगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में है तो आपको यहां पर कम झटका फेस करना पड़ सकता है। और वैसे भी जो ये पीएसयू बैंक है ऑलरेडी काफी नीचे चल रही है, और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें फिर भी हमें थोड़ी बहुत रिकवरी तो मार्च के लोस से हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन ये जो पीएसयू बैंक है ज्यादा नीचे जाते हुए नजर आते हैं। तो आपको फोकस करना है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, और उसमें भी ये जो चार बैंक्स हमें यहाँ पर दिखाई देती है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इन्हीं चार बैंक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और वहीं पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है। वीडियो को एंड करने से पहले फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, और यहाँ पर मंडे को मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो डिसीजन है फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर, इकोनॉमिक साइकिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक साइकिल पर, ये सब कुछ यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर उसे रिएक्ट करेगा। अब मंडे को पता चलेगा कैसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ओवरऑल ये सिचुएशन अभी यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, और अक्टूबर 5 को यानी कि मंडे को दिन ही हमें यहाँ पर सुनवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या डिसीजन आगे लिया जाता है आगे हमें पता चलने वाला है। तो अगर सिचुएशन खत्म हो गई ऐसा आप समझ लेते हो, अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए संभल कर इन्वेस्ट कीजिए। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि एनपीएस की सिचुएशन अभी भी यहाँ पर हमें लंबी चलती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से बैंक सबसे ज़्यादा खतरे में हमें यहाँ पर नजर आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।